उपचुनाव की वोटिंग के बाद आज काउंटिंग हो रही है। जनता ने फैसला कर दिया है, ईवीएम में कैद है फैसला। अब जो है वोटों की गिनती हो रही है। रुझान सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं जो वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले रुझान, अपडेट्स, आंकड़े आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट पर लगातार बीजेपी जीतती आई है, तो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरी तरफ आरजेडी वापसी की कोशिश करेगी और सबसे अहम जन स्वराज पार्टी जो लगातार ये दावा कर रही है कि हमने जनता को एक बेहतर विकल्प दिया है, वो भी लिटमस पेपर पर टेस्ट हो जाएगा कि जनता ने इसे बेहतर विकल्प के तौर पर देखा है या खारिज कर दिया है। तो तमाम जो दल हैं उनकी पूरी कोशिश, मुख्य रूप से चुनाव त्रिकोणीय माना जा रहा है। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए, चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। मधु मंजरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आरजेडी की। मधु जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। और आज कुछ ही देर बाद तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, क्या प्रतिक्रिया आपकी मैडम, जानना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन होता है लेकिन जीत हार जो किसी का ना किसी का जीत है, किसी का ना किसी का हार होता है। लेकिन फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। हार जीतना तो किसी एक ही को है और का हारना भी है, तो फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जो कि नहीं होता वो सबसे बड़ा दुख है कि मतलब जो लोगों का जनादेश होता है, उस जनादेश की जो चोरी होती है वो बिल्कुल ही गलत होता है। अभी मैं सुन रही थी कि कुछ अभी बोला जा रहा था कि वहां कैसे जीत गए या वहां कैसे जीत गए अगर वोट की चोरी हुई। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि वोट की चोरी होने का मतलब ये नहीं कि 100% वो चोरी कर लेते हैं। अगर जहां 25,000 वोट की चोरी होती है तो जहां लोग 30,000 से जीत सकते थे, 40,000 से जीत सकते थे या 22,000 से जीत सकते थे, लोग वहां 2,000 से जीत पाते हैं। अगर जी ऐसे लगता है कि इतना आसान होता है वोट चोरी करना, इतना आसान है? देखिए, वोट चोरी करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वोट चोरी करने का अलग अलग जगह पे अलग अलग तकनीक जो अपनाई जाती है। जैसे पिछला बिहार विधानसभा में देखेंगे कि 10,000 रुपया बांटा गया, तो क्या इससे आप गलत नहीं मानते हैं? आप खुद बोलिए, आप एंकर है, आप निष्पक्ष बोलिए। बिल्कुल, मैं बोलती हूँ, मैं इसका जवाब देती हूँ आपको। रुपया बांटा गया तो ये क्या गलत नहीं था? आपकी पार्टी कभी इस तरीके के ऐलान नहीं करती? क्या मैनिफेस्टो में इस तरीके की कभी कोई बातचीत नहीं कही गई? बिल्कुल था। हमारे यहाँ भी माई बहन मान योजना था, 2,500 रुपया, लेकिन ये नहीं था कि इलेक्शन के बीच में पैसा बांटा जाएगा। पहले भी बहुत सारी योजनाएं जो थी इस तरह के, जो मतलब बंद किया गया था, है ना। राजस्थान में भी योजना था जिसे बंद करा दिया गया था इलेक्शन का समय में, और भी बहुत जगह पे इस तरह की योजना थी जिसे बंद करा दिया गया था। लेकिन इलेक्शन के बीच में पैसा बांटना कहीं ना कहीं ये वोट चोरी का ही एक मामला होता है। आप किसी भी तरह से अगर SIR के जरिए आप अगर कुछ खास लोगों का अगर वोट काटते हैं और कुछ खास लोगों का वोट जोड़ते हैं, तो ये भी एक बात बताइए कि अचानक से बिहार में इतना वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ जाता है। और अक्सर बोला जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो हमेशा सरकार के खिलाफ में बढ़ता है। लेकिन जहां वोटिंग हुआ ही नहीं, जैसे शहर में तो पता भी नहीं चलता कि कौन वोटर है नहीं है। लोग आते हैं, वोट करते हैं, लोग नहीं जानते हैं क्योंकि इतने ज्यादा रेंटर रहते हैं, इतने ज्यादा लोग बाहरी लोग रहते हैं, नहीं पता चलता। लेकिन गांव में तो हर एक बूथ पे कौन कौन वोटर है, कौन वोट करने आया। बट ये तो अच्छी बात है ना, अगर जनता घरों से बाहर निकल रही है, वोट प्रतिशत बढ़ रहा है हमारे देश का, तो ये तो अच्छी बात है। इसकी तो सराहना होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, इसको सराहना की जानी चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन वोटर कहाँ से इतना है? गांव में तो पता चल जाता है ना कि हर बूथ पे बैठने वाले लोग को पता होता है कि वोटिंग इतना ही हुआ, इतना ही लोग है, और इतना वोटिंग कहाँ से हो गया। ये थोड़ा सा संदेह इस पे हो जाता है और हर किसी का जाता है। अगर पक्ष है तब भी, विपक्ष है तब भी, भले कोई बोले और कोई ना बोले, वो अलग की बात है। अनामिका जी, मधु मंजरी जी की बात से सहमत है आप? क्या ये एक नई टेक्निक है क्या? हाँ, ये शायद अपने समय की बात कर रही है, जंगल राज की, जब बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। उस समय इनको याद होगा, इसलिए जिसका जैसा अनुभव होता है वैसी ही बात करता है। और मुझे समझ नहीं आता कि जब यहाँ आते ही तो तथ्य और सत्यों के साथ क्यों नहीं बोलते, या तो थोड़ी देर के लिए बोल के चले जाना होता है पार्टी के पक्ष में। और मुझे जैसे अभी इन्होंने 10,000 रुपए चुनाव के बीच में, सबसे पहले तो ये देवतुल्य जनता का अपमान कर रही हैं कि हमने उन्हें 10,000 वोट दिए, उन्होंने 10,000 रुपए दिए और उन्होंने अपने वोट को इस तरह से उपयोग किया। उनका अपमान कर रही हैं, उनकी भावनाओं का अपमान कर रही हैं, वोटर्स का एक विषय। दूसरा विषय, चुनाव के बीच में कैसे पैसा बांटा जा सकता है। तो कुछ भी बोलना सत्य और
तथ्य से परे अनर्गल प्रलाप करना, ये इन लोगों के स्वभाव में, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और नई नई तकनीक, ये कौन सी तकनीक की बात कर रही हैं मुझे समझ नहीं आता, कि शायद वही तकनीक की बात कर रही हैं कि सीधा लालू जी उठा के कह देते थे कि सारी मतपेटियां रख दी जाएंगी और वहां जाके उनके लोग बोगस वोट कर देंगे। सब कांग्रेस की बात हो या आरजेडी की बात हो, इन्हें अब स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जनता ने इन्हें सिरे से खारिज किया है। तो बेहतर होगा कि अपने संगठन को अच्छा बनाए, मतलब जनता के बीच में जाकर काम करें, संघर्ष करें और आने वाले चुनाव की तैयारी करें। इसे अनर्गल प्रलाप को करते करते और आत्ममुक्त रहते रहते ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। जहां तक SIR की बात कर रही थी ये बार बार कि कहां से लोग आ जाते हैं, व्यक्ति विशेष को काटना, तो क्यों नहीं आप साबित कर पाए कि हमने व्यक्ति विशेष के वोट काटे सरकार ने? आप क्यों नहीं इस बात को चुनाव आयोग के साबित कर पाए? क्योंकि ऐसा था ही नहीं। आपने बहुत प्रलाप करने की, रुदन करने की, कलपने की, चीखने चिल्लाने की चेष्टा की। कांग्रेस ने भी बहुत तमाशा किया, बहुत सारे झूठे वीडियो राहुल गांधी के देखे आप लोगों ने, बाद में उस महिला का वोट जुड़ा हुआ पाया गया। तो भैया ये देश भारत के लिए है, स्वीकार कर लीजिए। आप लोगों ने बाहर के लोगों को, घुसपैठियों को बसा के बहुत वोट ले लिया। पश्चिम बंगाल की हालत देखी थी ना आपने, क्या करके रखी थी। तो ये भारत के नागरिकों के लिए, वो कोई एंकर हो, कोई नेता हो, सामान्य व्यक्ति है, और ये भारत के लिए ही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अड़ेगी और खड़ी रहेगी कि भारत के एक एक नागरिक का विकास, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो। अरुण जी, ये एक सेकंड आप रिस्पॉन्ड करेंगे, अरुण जी के पास जाएंगे। अरुण जी, ये धारणा क्यों बन गई है कि जब भी बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो तो सरकार के खिलाफ ही? हमने कई एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं। 2000 अगर हम 12 की बात करें, गुजरात विधानसभा चुनाव, 13 में हमने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव देखा, असम विधानसभा चुनाव में एक बार तो समझिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था, लेकिन सरकार के पक्ष में था। तो क्या हमेशा ये कह देना कि नहीं बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स निकले तो एंटी इनकम्बेंसी है, ये धारणा क्यों बन गई है? ये देखिए, ये हमारा आपका आकलन है, ये कहीं सभी होता है और कोई गलत। अभी देखिए ना, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो ठीक है, सत्ता चली गई ममता बनर्जी की। असम में भी कोई कम वोटिंग हुई थी क्या? बिहार में ही देखिए ना, ये पिछले चुनाव में जो वोटिंग हुई 202 सीटें एनडीए को मिली। अभी अब आज चर्चा तो बांकीपुर चुनाव और उपचुनाव के नतीजे, गिनती और बिहार के संदर्भ में होती, बेहतर होता। कहाँ अभी यही व्यवस्था है हमारे यहाँ लोकतंत्र की, यही चुनाव आयोग, हम कब तक इस पर अनास्था और चोट करते हैं? आज ही चर्चा होती इस पर तो बेहतर होता। आज तो 3 राज्यों की 3 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, गिनती हो रही है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और हमारे। अब यहाँ जो भी रिस्पॉन्ड करें, दल के लोग हैं, अपने दल के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन क्या सभी दल के लिए चिंतन का विषय नहीं है कि मतदाता 65% से अधिक बांकीपुर के लोग वोट देने नहीं गए? ये कौन चिंता करेगा? और खासकर कि ये तो बीजेपी के लिए तो निश्चित रूप से जो सत्तारूढ़ दल है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर उपचुनाव जो वहाँ रूलिंग पार्टी होती है उसकी प्रतिष्ठा दांव पर होती है। मैं देख रहा था 95 से अब तक 26 की आज तारीख बात कर रहे हैं, 42-45 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव, कभी एनडीए, कभी सत्तारूढ़ दल की जीत भी हुई है और हार भी हुई है। लेकिन इसको इस नजरिए से देखना चाहिए। आज यहाँ बीजेपी की ये जीती हुई सीट है, तो स्वाभाविक है जीत, हर हालत में जीते तो उसकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी। और विपक्ष जो इस सीट पिछले 3 दशक से इस सीट पर विपक्ष की दाल नहीं गल रही है, तो वो जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। अभी प्रशांत किशोर एक नया प्लेयर आए थे, तो उन्होंने अपनी हर कोशिश की और उनका चुनाव अभियान बहुत आक्रामक रहा। आपने देखा चुनाव के पहले उन्होंने जीविका दीदियों को इस चुनाव से दूर रखने के लिए आयोग से फरियाद की, उनकी फरियाद सुनी गई। तो पटना पुलिस की जाति का भी आरोप उन्होंने किया। तो ये सारे अलग एक विषय हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग, वोट चोरी, ये सब विषय आज जो कहीं मुझे लगता है कि जो नतीजा है, जनादेश आए, हमको हर दल को थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए। आखिर बीजेपी सत्ता में है, जीत गई तो चुनाव में चोरी हो गई, लोकतंत्र मिट गया, व्यवस्था में चोट है, ये सारी बात कब तक कही जाती है? और जब आप ये बात कहते हैं तो जो जनता जो वोट करती है ना, उनका अपमान होता है। उन्हें भी ये लगता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, हम जब वोट करके आए हैं, हमारे जनादेश का ही अपमान है। तो बात इस पे होनी चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे बेहतर काम होना चाहिए था, इस पर मंथन होना चाहिए, बजाय इस पे कि हम लगातार ये कह दें लोकतंत्र खतरे में, सुप्रीम कोर्ट भी ये हो गया, चुनाव आयोग किसी के झोली में जाकर बैठ गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए सब कुछ भविष्य के लिए बहुत उचित नहीं है। वेस्ट बंगाल अब जैसे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। MS गिल को भूल गए, वो चुनाव आयुक्त थे, 2001 में रिटायर किए, 4 में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इस तरह की बातें जब आप आरोप लगाएंगे तो आप पर भी दूसरी तरफ से आरोप लगेंगे। तो बजाय इसकी आरोप प्रत्यारोप के हम यहाँ बैठकर इस पर बात करें कि आज जो नतीजे आने वाले हैं,
हर पार्टी को उम्मीद होगी, होनी भी चाहिए। क्यों उम्मीद है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी हारेगी? बीजेपी को क्यों लगता है कि वो जीतेगी, या आरजेडी को क्यों लगता है कि वो वापसी करेगी? इस पर बात होनी चाहिए। इसे हम कांग्रेस प्रवक्ता का ही रुख करेंगे। बात इस पे हो कि इतने सालों से जब बीजेपी वहां पर है तो कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि उसकी सहयोगी आरजेडी वहां पर जीत दर्ज करेगी? क्या कमी रह गई, इस पर बात होनी चाहिए। कहां पे सड़क ठीक से नहीं बने, कहां ड्रेनेज सिस्टम में दिक्कत है, बताइए नदीम अख्तर जी। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं तो मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात आपको कह दूं। बार बार ये बात कही जाती है कि कांग्रेस हमेशा चुनाव आयोग या बाकी चीजों पर सवाल उठाती है। देखिए, मैं 2-3 बात कह के आपके सवालों पर का जवाब देने के लिए आ जाऊंगा जी। सबसे पहली बात कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सीजीआई को पहली बार बाहर कर दिया गया। 2023 में एक कानून लाया गया जिससे चुनाव आयुक्त को ये इम्यूनिटी दी गई कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कभी नहीं हो सकती है। उसके बाद जो चुनाव सिस्टम जो चला आया, आप ये बताइए कि अगर हम और आप कोई गलती करते हैं संवैधानिक पदों पे बैठकर, तो क्या उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और वो गलती सबूत के साथ जाकर के प्रूफ भी होनी चाहिए ना। सिर्फ आरोप लगा देने से गलती नहीं हो जाती। जैसे आपने ईवीएम हैकिंग की बात की थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया आइए हैक करके दिखाइए, कोई पहुंचे नहीं वहां पर। तो जब आप आरोप लगाते हैं तथ्य होने चाहिए, और आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए। अगर ऐसा लग रहा है देश में सुप्रीम कोर्ट है ना, या आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी के आदेश पर चलती है? जा सकता है नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिना सबूत के कोई आरोप नहीं लगाया जाता। जिस तरीके से हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी ने एक नहीं अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पीपीटी के माध्यम से पूरे देश को बताया, क्या चुनाव आयोग उसी तरीके से एक पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता था? राहुल जी के बातों को झुठला ही देता, कहता कि आप गलत है। एक ब्राजीलियन एक मॉडल की फोटो आई थी और दर्जनों जगह उसको देखा गया था, क्या इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण आया था? तो जब ये इतने सारे प्रकरण होंगे तो संदेह और सवाल उठना लाजिम है। आप ये कह के नहीं उसको खारिज कर सकते हैं कि ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है। सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मतदाताओं को संतुष्ट करे कि जो प्रणाली चल रही है, जो प्रक्रिया चल रहा है, जो सिस्टम से चुनाव हो रहा है, वो बिल्कुल पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कहीं से कोई इफ एंड बट नहीं है। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी होती है कि वो जनता को बताए, लेकिन चुनाव आयोग इससे भाग करके, और आप कहिए कि बार बार कांग्रेस हारती है तो विरोधी दल हारते हैं, ऐसा कह के आप इन चीजों से अलग नहीं निकल सकते हैं। आइए अब आपके सवालों का मैं जवाब दूं। आप कह रहे हैं कि बांकीपुर में विकास हुआ। जो जनता बांकीपुर में बैठती है, हम लोग अभी जहां बैठे हैं बस बांकीपुर के सटे ही हुए हैं। हर बारिश में बांकीपुर में पटना का जंक्शन है, पटना जंक्शन जहां से न जाने कई दर्जन गाड़ियां यहां से पूरे देश के लिए खुलती हैं, उसके सामने जिस तरीके से वाटर लॉगिंग पिछली बार हुआ था, इस बार भी थोड़ा बहुत होगा। जिस तरीके से बारिश आगे बढ़ेगी तो वहां पे भ्रष्टाचार दिखता है। उसी पटना में, उसी पटना जंक्शन के सामने एक सेक्स रैकेट पकड़ा जाता है, उसके लिए एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है। उससे आप आगे बढ़िए, अभी उसी के आप आगे आइएगा तो इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के आप चले जाइए बाकी ये बांस घाट के आसपास तक, इसके बीच एक मंदिरी नाला कहा जाता है। उस नाले के ऊपर एक सड़क बनाई गई है। अभी 6 महीने भी नहीं हुए उस सड़क के उद्घाटन के, और सड़क की स्थिति क्या है आप जाकर के देख सकते हैं। अब उसी जिस रोड की मैं बात कर रहा हूं, उसी बांस घाट पे आप उसके पार निकलिएगा तो एक बहुत बड़ा शमशान घाट लगभग 9 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास की लागत से बनाया गया। उसको एक निजी कंपनी को दे दिया गया, निजी संस्था को दे दिया गया, जहां 300 से 500 के बीच दाह संस्कार हो जाया करता था, अब वहां आपको 3500 रुपए देना पड़ेगा। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और इस बांकीपुर की लगभग गलियां नाले खुले हुए हैं, अभी जाइए तो पूरा का पूरा कचरा आपको मिलेगा। आज अपने किसी भी आप संवाददाता को, अपने किसी भी मीडिया कर्मी को वहां भेज दीजिए और जाके आज की स्थिति अगर आप लेके आइएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बांकीपुर का कोई एक गली ऐसा नहीं होगा जिसमें कचरा नहीं लगा होगा, वाटर लॉगिंग नहीं हुआ होगा। तो कौन सा विकास है? बांकीपुर को भाजपा ने परिवारवाद और
यहाँ पे जो विकास का जो भ्रष्टाचार है उसका एक जीता जागता नमूना बना दिया है। नहीं, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, उसके बावजूद आखिर जनता क्यों हमेशा से अभी परिवारवाद से आता है? सुन लीजिए सर, आप ये बताइए ना कि बाकी पूरे परिवारवाद है कि नहीं है? नदीम जी, उनके पिता नहीं है, उसे परिवारवाद नहीं कहते हैं, परिवार आपकी तरह कहते हैं कि 2 अयोग्य बेटे बेटियों को थोप दिया गया है कांग्रेस। अच्छा, परिवारवाद क्या परिवारवाद की परिभाषा जरा बताएंगे हमें? आप बताएंगे इन्हीं के सरकार में आप बताएंगे। यही सोनिया गांधी थी ना जो ये कहती थी कि मर जाऊंगी पर अपने बच्चों को राजनीति में नहीं आने दूंगी? यही सोनिया गांधी थी ना, और इनके दोनों अयोग्य बच्चों को देश पे थोपा गया। अरे वही इंदिरा गांधी थी ना जिन्होंने कहा था कि मेरे खून का हर एक बूंद बूंद इस भारत की लोकतंत्र को जीवित करेगा। और आज आपके नेता कहते हैं फेकू चंद जी कि झोला उठाएंगे और चल देंगे। वैसे फेकू चंद जी हमारे नेता नहीं हुआ करते थे। राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि अगर इस देश को मेरी जान की जरूरत होगी तो मैं इस देश के ऊपर शहादत देना चाहूंगा। आप लोग झोला उठा के भागने वाली पार्टी नहीं, पार्टी बन गए हैं। आपके नेता बार बार कहते हैं और हर एक चीज के ऊपर आकर के विक्टिम कार्ड खेलना उनकी नियति बन गई है। अभी इतने छात्राओं ने उनको जो अभद्र बोला तो आकर के वो मीडिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन इसके पहले एक सेकंड नदीम जी, इसमें विक्टिम कार्ड क्या है? ये यहीं पर दिक्कत होती है जब आप तथ्य से हटते हैं ना। अगर देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की गालियां दी जा रही है और वो आकर ये कह रहे हैं कि चलो बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ कर दिया, इसमें विक्टिम कार्ड क्या है? किसी को देना बिल्कुल गलत होता है। लेकिन जब हमको गाली दी जाए तो मुझे बुरा लगे और मैं किसी को गाली आप इस पर कह सकते हैं, लेकिन आप ये कह दे रहे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप दिक्कत यहीं पे हो जाती है ना नदीम जी। हर चीज को जब आप पॉलिटिकल लेने लगते हैं तब दिक्कत हो जाती है। अगर देश के प्रधानमंत्री, वो आपके भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, अनामिका जी के भी प्रधानमंत्री है, अगर देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी गई, अपने देश के नहीं, इटली के पीएम की बात करें, आपने देखा, मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, उसके बाद अगर देश के पीएम आके ये कहते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो गई, इन्हें समाज माफ कर दे, तो इसमें विक्टिम कार्ड क्या हो गया? आप ये क्या, इसमें क्या करना चाहिए था? जेल में उठा के डाल देना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? भाई वो तो अच्छी बात है ना कि वो आकर जनता, ये जो बच्चे जिनका ब्रेन वॉश हो गया है, आवेश में आकर भावनात्मक तौर पर कुछ ऐसी बातें कह गए, उनको वो सही शिक्षा दे रहे कि भाई चलो ये गलत है, कल्चरल शॉक है, लेकिन बच्चों को माफ कीजिए, सुधारने का मौका दीजिए। बिल्कुल सही शिक्षा दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नई पीढ़ी को शिक्षा देनी चाहिए, उसको संस्कार सिखाने चाहिए। लेकिन संस्कार सिखा कौन रहा है? वो जो कभी दूसरे की माँ को कहता था कि जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड बछड़ा, ये कौन कहा है? वो व्यक्ति जब आकर के इस तरीके का पाठ पढ़ाता है तब सवाल उठता है कि आप स्वयं जो करते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई कर रहा तो वो गलत हो जाएगा। इसी को हम लोग बार बार कहते हैं कि आप दोहरे मापदंड से नहीं चल सकते हैं। आपको एक नीति, एक नियत बनानी पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह की भाषा आप अपेक्षा करते हैं कि आपके लिए इस्तेमाल हो, आपको भी वैसी भाषा दूसरे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, किसी के लिए भी। अब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे भी अपेक्षा है कि आप अगर मेरे लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, मैं भी आपके लिए उस तरह की करूँ। इस बात से कोई इनकार नहीं है। बिल्कुल अगर मैं यहाँ बैठ करके आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अच्छा कहें, भाई कहें, दोस्त कहें, तो आप हमको भी ये कहना चाहिए कि हम भी आपको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें। हम आपको गाली दे। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं नदीम जी। आपने जो सवाल उठाए, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात आपने की, आपने दाह संस्कार की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, उन मुद्दों पर बात होगी तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। अनामिका जी, जो आरोप लगाए गए, अगर आप कहें तो फिर से वो गिना देंगे, उन पर रिस्पॉन्ड करिएगा कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम को लेकर दिक्कत है। मैं विकास पे रिस्पॉन्ड करूंगी, पर वो जो अनर्गल प्रलाप कर रहे थे उस पर रिस्पॉन्ड करना आवश्यक है। जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह का शब्द बोलते हैं तो अपनी उस अराजक मानसिकता को बताते हैं जो ना संविधान। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलत है, वो भी कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं। इन्होंने कहा कौन व्यक्ति, तो मैंने बताना चाहती हूँ वो व्यक्ति जिन्होंने 370 हटा दी। आप यासीन मलिक को बिरयानी खिलाते थे बैठ के, वो व्यक्ति, ठीक है ना, वो व्यक्ति जिसे विश्व के 32 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, वो व्यक्ति, सबको गाली दिलवाना, वही व्यक्ति की बात कर रही हैं आप। 70 सालों में लोगों के घर में पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए। आप क्या करते रहे? 70 साल नहीं, मैथमेटिक्स क्लियर कर लीजिए। 70 साल में मोदी जी भी चले आएंगे। थोड़ा सा मैथ क्लियर कर लीजिए फिगर। 70 साल में मोदी जी भी चले आएंगे। एक कटीले तार नहीं लगा पाए क्योंकि आप चाहते थे घुसपैठियां। 70 साल में मोदी जी भी आते हैं। आपने ये किया देश के साथ।
हमने ये नहीं किया देश के साथ, हमने देश के साथ गद्दारी नहीं की। आपने देश के साथ गद्दारी अटल जी को भी आप उसी 70 साल में गिन लेती हैं। नेहरू जी ने देश के साथ गद्दारी की। आपने तो हमारे अक्साई चीन का हिस्सा देने को तैयार हो गए। आप तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप लोग तो देश की आजादी में गद्दारी किए, अंग्रेजों के साथ दिए, अंग्रेजों का मुखबिर बने, वहाँ से 60 रुपए स्टाइपेंड लेकर के आपका काम चलता था। आप क्या लोकतंत्र की बात कीजिएगा? क्योंकि आपको तुष्टीकरण चाहिए था, आपको बोगस वोटर चाहिए थे। घुसपैठिए आपने पूरी दिल्ली में भर दिए, पूरे देश में भर दिए। चलिए, मुझे लगता है बिहार की बात हो, आज बांकीपुर का रिजल्ट आने वाला है, इस पे बात हो अनामिका जी, तो ज्यादा नदीम जी इस पर बात हो गई। 2014 से लेकर 2026 में क्या कर रहे हैं? कौन सा तंत्र आपका है कि आप घुसपैठियों को नहीं रोक सकते हैं? आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए कि 2004 से लेकर 2014 तक हमने जितने घुसपैठिए निकाले हैं, आप एक साल में जितना मैंने निकाला था, आप पूरा 14 से लेकर अब तक उतने घुसपैठिए को आप नहीं निकाल पाए हैं। करके आकर के सिर्फ प्रवचन दे देने से काम नहीं चलता। आप आंकड़े को देखिए कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया था, और आपके इस तथाकथित सरकार में 2014 से लेकर 2026 में लोग बैठे, कितने को आपने निकाला है? आंकड़ा आपके पास? बिना आंकड़ा लिए आप यहाँ चली आती हैं और बात करती है कि हमने घुसपैठी है। आप सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उस सब से आपको लाभ होता है। आप ध्रुवीकरण की राजनीति से करते हैं, उसके आगे आपको कोई लेना देना नहीं है इस देश से, इस देश की जनता से। आपातकाल लगा दिया था इंदिरा गांधी ने, वो आपकी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। आप बात करते हैं तानाशाही की? आप बात करते हैं क्या? आपने देश, अरे आप लोग तो अंग्रेजों के मुखबिर थे। अगर आप देखिए कहाँ पहुंच गए, ऐसे ना ये चर्चा डिरेल हो जाएगी। मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तमाम बातें देखिए, आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि आज हम यहाँ पर बांकीपुर पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो एक सार्थक चर्चा हो, और जैसे जैसे रुझान आएंगे, जो आंकड़े आएंगे, उस पर चर्चा हो, वो ज्यादा बेहतर है। मैं नदीम जी आपसे भी विनती कर रहा हूँ, मैं अनामिका जी आपसे विनती कर रहा हूँ। ठीक है, मधु जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। मधु जी, मेरा सवाल आपसे है, अब थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्या आप देख पा रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो दबदबा एक बार फिर से आरजेडी बना पाई है उस सीट पर? क्या आज परिणाम आपके फेवर में रहने वाले हैं? मधु जी देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ बांकीपुर विधान उपचुनाव हुआ, इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था तो रेखा गुप्ता जी की हार होती है, दूसरे नंबर पे आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेखा गुप्ता जी लगातार लोगों के, जनता के बीच में, लोगों के बीच में बनी रही, उनके सुख दुख में बनी रही। हारने के बाद भी क्यों उस समय नहीं पता था कि फिर से बाई इलेक्शन होने वाला है, लेकिन फिर भी रेखा जी लगातार, रेखा जी एक पढ़ी लिखी वोकल महिला है और वहाँ की लोकल भी है, लगातार मतलब लोगों के बीच में जुड़ी रहती हैं, सुख दुख में बनी हुई हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो रेखा जी की प्रायोरिटी बनती है, वहाँ की जनता उन्हें अब मानने लगी है। ठीक है, पहली बार में नहीं जान पाई थी, लेकिन इतने दिनों में रेखा गुप्ता जी को लोग जानने लगा कि रेखा गुप्ता जी लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। वही दूसरी तरफ से बीजेपी का जो कैंडिडेट है, आप देखेंगे कि पहली बार कौन कैंडिडेट आता है, फिर उसको हटा करके दूसरा कैंडिडेट भी आ जाता है। और देखिए, टीवी चैनल पर बैठ के बहुत सारी चीजें नहीं बोली जा सकती है, क्योंकि उसे अनर्गल मतलब किसी और तरीके से परोसा जाता है। लेकिन मधु जी, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हर शख्स का अलग अलग होगा, जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी कि बदला गया कैंडिडेट, लेकिन आप ये तो देखिए कि आम कार्यकर्ता को मौका दे दिया गया, ये भी तो इसका कह सकते हैं कि एक फायदा मिल सकता है। कार्यकर्ता का जो चरित्र और चेहरा और किस तरह से मीडिया के सामने, अगर जो लोग 2 लाइन मीडिया के सामने जो विधायक बनने जा रहा है वो बोल नहीं सकता है, तो क्या अपने क्षेत्र की बात जाकर सदन में वो रख पाएगा? क्या सदन में वो जाके बोल सकेगा? और देखिए, मैं चैनल पे बैठ करके, लेकिन ये यंग है, जब यंग लोगों को मौका दिया जाएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे ना मधु जी। कार्यकर्ता होना अलग बात है, कार्यकर्ता होना अलग बात है। और अगर उनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो मैं फिलहाल अभी तो मैं चैनल पे बैठ कर नहीं बोलूंगी, इससे ना कुछ मतलब वोट बढ़ना है ना घटना है, लेकिन जो वहाँ आम जनता है उनके बारे में जानते हैं कि किस बैकग्राउंड से वो आते हैं और कौन सा काम ये करते थे जो कि बिहार में बंद है, वो काम यहाँ करते थे, तो ये यहाँ की जनता जो जानती है। लेकिन अगर इस तरह के, अगर फिर भी इस तरह के लोग जीत के आते हैं तो उस जगह मतलब उस विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा विधायक चुन करके आए जो किस तरह का बैकग्राउंड से आता था और क्या काम करता था, और वो सदन में जाकर के 2 लाइन नहीं बोल पाएगा, तो ये उस विधानसभा का दुर्भाग्य है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रेखा गुप्ता जी अभी प्रबल दावेदार थी और लोकल और वोकल थे। अनामिका जी, जब आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रही थी, क्यों बोल रही हैं आप?
कुछ भी बोल सकते आप बोलना बहुत अच्छा काम करना अनामिका जी, लेकिन थोड़ा सा तो कीजिए ना कि हाँ बोलना इतना अच्छा बोलने से नहीं होता है। ठीक है अनामिका जी, आप रिस्पॉन्ड करिए, एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए। ऐसे दोनों की आवाज आएगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बात रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। जनता के बीच में जा करके काम भी करना होता है, जो आपने नहीं किया है ना। आप उस चीज को गिना रही है ना, उस कार्य को गिना रही है। बांकीपुर विधानसभा में जो कार्य एक विधायक के क्षेत्र में आता ही नहीं है, क्या कमी रह गई है रेखा गुप्ता? जब जीतेंगी तो करेंगी, इस पर बताइए, आपको क्या लगता है कि बांकीपुर में कैसा और विकास होना चाहिए था, कहाँ कमी रह गई, उस कमी पर भी बात हो तो बेहतर है। जी मैं वही बोल रही हूँ कि जिस तरह से जो ये बात हो रही, जितना भी आप देखेंगे पूरे प्रचार प्रसार में वो कार्य को गिनाया गया। देखिए बांकीपुर का जो परिसीमन ऐसा है, उसके अंदर विधानसभा से लेकर के सारे जितने भी विधायक फ्लैट है, मंत्री फ्लैट है, सब उसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। आधा तो सरकारी जमीन है, लेकिन जो आधा वहां पे 44 झुग्गी झोपड़ी है, स्लम बस्ती है। आप कभी स्लम बस्ती का जाकर के स्थिति देखे हैं कि क्या है वहां पे? अनामिका जी सिर्फ बोलने से नहीं होता है, एक बार जाकर के घूम भी लीजिए। मानते हैं कि आपको एमएलसी बनाया गया है, बहुत सारे दलित पिछले उस समय आपको नहीं समझ में आया कि किसी कार्यकर्ता को बनाया जाए, तो हाई प्रोफाइल को ला करके एमएलसी बनाया गया। ये तो मैं इस पर नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ नहीं हुआ क्यों हुआ, लेकिन एक जहां की बात कर रही है बांकीपुर के, तो बांकीपुर में 44 स्लम बस्ती है। जाकर स्लम बस्ती का स्थिति देख लीजिए। सबसे ज्यादा स्लम बस्ती पटना में बांकीपुर विधानसभा में ही है, लेकिन उस स्लम बस्ती का स्थिति देख लीजिए, वहां पानी नाली सबका स्थिति देख लीजिए। तो आप कैसे वहां के लोग वोट करते हैं, क्या करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन मार्क उठता है। तो जहां बांकीपुर विधानसभा की बात है, तो बांकीपुर विधानसभा 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो बहुत अपर क्लास की बात आती है, दूसरा बहुत नीचे तबके के भी लोग उसी विधानसभा में रहते हैं। ज्यादातर जो शहरी इलाकों में होता है वो बांकीपुर का स्थिति है। बांकीपुर में आप देखेंगे कि स्लम बस्ती का स्थिति बहुत दयनीय है। आप एक बार जाके देखिए, आपका कर्तव्य बनता है। इतने सालों से 40 सालों से आप यहाँ पे रहे हैं, पिछले उनके पिताजी रहे हैं, फिर भी रहे, लेकिन फिर भी वहां की स्थिति जाकर देखिए। लेकिन बांकीपुर में देखिए एक और चीज है कि बांकीपुर में आपने जिस तरह से कहा कि वोटिंग परसेंटेज